अगला है हम लोगों का केंद्रक। अब देखो केंद्रक, केंद्रक भाई साहब दोनों में ही मिल रहा है। देखो मिल रहा है ना, कोशिका, जंतु कोशिका में भी मिल रहा है और पादप कोशिका में भी मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहला नंबर लिखो कि कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका के खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के सॉरी केंद्रक के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। और इसके बारे में लिखो, यह कोशिका का नियंत्रण करता होता है। लिखो, यह कोशिका का नियंत्रण करता होता है। यह कोशिका का नियंत्रण करता होता है, ठीक है। यह कोशिका का नियंत्रण करता होता है। पूरी कोशिका को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। पूरी कोशिका का राजा कौन होता है भाई साहब? एकदम जान लो कि यही, इसके पास ही सारी अथॉरिटी है, यही सब कुछ नियंत्रित करता है। कौन? हमारी कोशिका का केंद्रक। हमारे कोशिका के अंदर सबसे बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और केंद्रक पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यही कोशिका, यही केंद्रक हमारा क्या है? कोशिका का नियंत्रण करता होता है। केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन महोदय। और कोशिका की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक महोदय। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक महोदय। और इसी केंद्रक के अंतर्गत भाई साहब आपको पढ़ना होता है रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा केंद्रक का। और केंद्रक क्या है? पहली परिभाषा, मतलब केंद्रक के अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? ये भाई साहब ये जो सारी क्रियाएं देख रहे हो ना, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर, कोशिका, रिक्तिका, केंद्रक, इन सब को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक क्या है? कोशिका का नियंत्रण करता। अब भाई साहब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या, अब इसे मिटा देते हैं थोड़ी देर के, ये आपने लिख लिया। अब देखो सबसे पहले क्या था? कोशिका थी। इस कोशिका के अंतर्गत क्या मिला? केंद्रक। ये क्या है भाई साहब? ये है हमारी कोशिका। ये कौन है? कोशिका। और ये कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक। भाई साहब ये कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कौन किए? रॉबर्ट हुक। और ये इसका खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन की। कौन? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। अब देखो इसी केंद्रक के, मतलब भाई साहब ये वाला जो छोटा सा पार्ट है, ये वाला केंद्रक, इस केंद्रक के अंतर्गत क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन धागे पाया जाता है। कौन क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन धागे नुमा संरचना होती है। भाई साहब ऐसे मान लीजिए ये जो बीच वाला है काला वाला, एकदम घोर एकदम, इसी को हम लोग क्या करते हैं? जूम करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं। समझो ये बड़ा हो गया, ये बीच वाला भाग है क्या? बड़ा हो गया। इसी में भाई साहब ऐसे 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 धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या नाम दिया गया? क्रोमैटिन धागा नाम दिया। क्या नाम दिया गया? धागा। भाई साहब इसी धागे को आगे चल करके क्रोमोसोम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्रोमोसोम। क्या नाम दिया गया? क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम के द्वारा क्या हुआ? गुणसूत्र। और इसकी खोज किसने किया भाई साहब? गुणसूत्र की खोज कौन कर दिया? वाल्टेयर ने। क्या कौन किया? वाल्टेयर ने। वाल्टेयर। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है भाई साहब? वाल्टेयर। गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है? वाल्टेयर। क्रोमोसोम या गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? वाल्टेयर। आपको ये बात ध्यान में रखना है। कौन है? क्रोमोसोम के खोजकर्ता कौन है? वाल्टेयर। भाई साहब कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक महोदय भाई साहब कोशिका खोज के बड़े खुश थे कि हमने कोशिका की खोज कर दिया। तब भी रॉबर्ट ब्राउन देख रहा तरीके, तुम ऐसा चीज खोज रहे हो कि कोशिका जिसे आंखों से नहीं देख। अच्छा ये बात है, हम कोशिका के अंदर में घुस के ससुरा के एकदम छोटा, सोचो इतना बड़ा कोशिका है, इतनी बड़ी हम कोशिका निकाले कि आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता करनी लेना पड़ता है। कोशिका को देख ससुरा ओकरे अंदर में खखोर के क्या निकाल दिया? केंद्रक। ये बहुत खुश था कि हमने केंद्रक की खोज कर दिया। तो देखा त्राल वाल्टेयर, अच्छा तुम कोशिका की खोज कर दिए, केंद्रक की खोज कर दिए, हम तुम्हारे केंद्रकवा में घुस के क्या निकाल देंगे? क्रोमोसोम निकाल देंगे। तब का अच्छा, तब ये ससुरा निकाल दिया गुणसूत्र। यही गुणसूत्र क्या होते हैं? कितने होते हैं मानव में? 46। कितने गुणसूत्र होते हैं मानव में? 46 गुणसूत्र, अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्र मानव में होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं माता पिता से
बच्चों में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गुणसूत्र क्या करते हैं, माता पिता से बच्चों में, संतानों में क्या जाते हैं, एक तो लिंग का निर्धारण करते हैं और आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। कौन, गुणसूत्र। तो इसी गुणसूत्र का खोजकर्ता कौन है भाई साहब, वाल्टेयर महोदय। कौन खोज किया था, वाल्टेयर। ये भी ससुरा खूब खुश था कि हमने गुणसूत्र की खोज कर दिया। तब भी एक वैज्ञानिक और देख रहा था, कहा कि तुम इतने खुश हो। तो एक वैज्ञानिक और था, उसने कहा अच्छा रुको बताते हैं। फिर एक नाम और आया डीएनए का, और फ्रेडरिक मिसर नाम था उसका। तो डीएनए की खोज किसने कर दिया, फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिसर। कौन कर दिया, फ्रेडरिक मिसर। भाई साहब फ्रेडरिक मिसर महोदय बड़े खुश थे कि हमने डीएनए का खोज कर दिया। तो एक आदमी और देख रहा था, अच्छा। तो उसने कहा जीन है, जीन क्या होता है, जीन। और इसने कहा कि पहले लिख लेते हैं सन, जोहानसन। देखो अब एक क्रम से देखते हैं हम लोग। कोशिका खोजे रॉबर्ट हुक महोदय। किसने खोजा, रॉबर्ट। कोशिका की खोज कर दिया कि भाई साहब हमारी कोशिकाएं, मतलब हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं। मतलब ये इन्होंने नहीं बताया था, लेकिन बस आपको बताते हैं कि मतलब सबसे को मान ली हमारे जीवन की क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। तो एक चीज पहली बात, तो सबसे पहले कौन खोज दिया, कोशिका की। हमारी कोशिका क्या, असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है। तो उसी में से एक कोशिका, मान लीजिए कोशिका ले लेते हैं हम अपने शरीर का, एक कोशिका जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो भाई साहब, बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हो। कोशिका खोज किया, रॉबर्ट हुक बहुत खुश हुआ कि हाँ हम कोशिका की खोज कर दिए। अब केंद्रक भाई साहब, कोशिका के अंदर, ये है कोशिका, और इस कोशिका के अंदरवा खखोर के निकाल दिया केंद्रक। और खुश हो गया भाई साहब रॉबर्ट ब्राउन, हर तरीके हम तो केंद्रक की खोज कर दी है ससुरा, नहीं थे एकदम केंद्रक इतना छोटा, तुम इतना बड़ा खोजे थे, हम ससुरा ओहू में खखोर के निकाल देंगे। तो निकाल दिया भाई साहब केंद्रक, कौन, रॉबर्ट ब्राउन महोदय। अब भाई साहब रॉबर्ट ब्राउन महोदय बर्थडे मना रहे थे, हमने केंद्रक खोजा है। तो ससुरा नहीं था, वाल्टियर देखत रहा लगे, इसका बर्थडे से इसके खुश नहीं था कि मतलब तुम केंद्रक खोजे हो, हम तुम्हारे लिए अभी बताते हैं तुमको। ससुरा इनके केंद्रकवा में घुस के निकाल दिया क्रोमोसोम। क्या निकाल दिया, गुणसूत्र का। अच्छा देखो तुम्हारे क्रोमोसोम तुम्हारे केंद्रक में घुसे, और तुम्हारे केंद्रक में से देखो खखोर के क्या निकाले हैं, कहा क्या है, कहा गुणसूत्र। तो इस प्रकार वाल्टेयर किसका खोज कर दिया, गुणसूत्र का। तो ससुरा एहू के तरक्की देख के फ्रेडरिक मिसर खुश नहीं था, कहा अच्छा क्रोमोसोम और गुणसूत्र की खोज किए हो, अच्छा बताते हैं। तो फेडरिकवा इसके गुणसूत्रों में घुस करके डीएनए की खोज कर दिया। कहा देखो तुम्हारे गुणसूत्रों में डीएनए भी है, क्या है तुम्हारे गुणसूत्रों में क्या है, डीएनए भी है। तो जोहानसन बहुत खुश नहीं होता। देखो तो जोहानसन महोदय क्या थे, खुश नहीं थे ससुरा। अब ये ससुरा डीएनए में घुस गया और इसके डीएनए में देखा हर तरीके, इसमें तो जीन भी है, जीन कहा यह देखो तुम्हारे डीएनए में क्या है, जीन भी है। तो इस प्रकार ये एक पूरा क्रम है। तो कोशिका के अंदर, कोशिका हमारे शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से। उस कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक। उस केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। सॉरी, उस कोशिका में क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन धागे पाया जाता है। उसी क्रोमैटिन धागों को क्या कहा गया, क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। उसी डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। उसी डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन। तो कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर क्रोमैटिन धागे, और क्रोमैटिन धागों में क्रोमोसोम या गुणसूत्र, और क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन। और यही जीन हमारा क्या होता है भाई साहब, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, जो ऐसे भाई साहब यही जीन निर्धारित करेगा कि हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारे नाक का आकार कैसा होगा, नाखून कैसे होंगे, कितनी उंगलियां होंगी, ये सारे सब कुछ कौन डिसाइड करता है, यही जीन निर्धारित करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यही ध्यान में रखना होता है। यही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। माता पिता से बच्चों में जाएगा क्या, डीएनए। क्या जाएगा, डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए। और सूचनाओं पे किस पे लिखे होते हैं, जीन पर। तो एक एक करके आपको ध्यान में रखना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, क्रोमैटिन धागे या क्रोमोसोम की खोज वाल्टेयर, गुणसूत्र की खोज वाल्टेयर, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर महोदय, जीन का खोज जोहानसन। और यहीं पर और आता है वाटसन और क्रिक, नाम आपने सुना होगा कि डीएनए का। अभी उसके बाद अब इसके एक एक करके हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो कि कैसे कैसे क्रम है। देखो ये सारा क्रम है, आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाद ही एक एक करके आएगा। तो लिख लो
एक क्रोमैटिन धागा है, ठीक है ना। हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, डीएनए पढ़ लेते हैं, डीएनए उसके बाद आरएनए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा लिख लो गुणसूत्र के बारे में। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 या 22 जोड़े, 22 जोड़े, ठीक है ना। 22 जोड़े, 23 जोड़े, सॉरी 23 जोड़े, कितना? 23 दूना 46, ठीक है ना। 46 गुणसूत्र होते हैं ना मानव में, मनुष्य में। उसके अलावा भाई साहब देखो, सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें होता है? सबसे बड़ा गुणसूत्र, सॉरी सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होता है? सबसे ज्यादा गुणसूत्र, देखो सबसे ज्यादा गुणसूत्र, देखो सबसे कम गुणसूत्र। क्वेश्चन पूछता है सबसे कम गुणसूत्र, देखो सबसे कम एस्केरिस में, एस्केरिस कितना होता है? 2 होता है। और ओला केन्या में सबसे ज्यादा, ओला देखो ओला पाकमतला, ओला केन्या कितना होता है? 1600 होता है। 1600 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे कम गुणसूत्र किसमें? एस्केरिस में। और सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होता है? 1600 किसमें पाया जाता है बाबू? ये आपका पाया जाता है ओला केन्या में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ओला केन्या में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? एस्केरिस में। और सबसे कम एस्केरिस में, और सबसे ज्यादा ओला केन्या में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सबसे कम गुणसूत्र कितना? एस्केरिस में 2 ही पाया जाता है। और सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? 1600 ओला केन्या में। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग एक एक करके अपने अब लिखो, अब हेडिंग डाल लो डीएनए, हेडिंग डालो डीएनए। देखो डीएनए की खोज हमने आपको लिखा दिया, लेकिन डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर तो कर दिया था। देखो खोज तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर तो कर दिया था, लेकिन डीएनए का सिद्धांत नहीं बता पाया था। तो डीएनए का सिद्धांत किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ने क्या दिया? सिद्धांत दिया। इसने बताया कि डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलीकार संरचना होती है। क्यों? कि 2 कुंडलीकार संरचना होती है। इसने क्या बताया कि डीएनए जो होता है वो 2 कुंडलीकार संरचना होती है। जैसे देखो कैसा बनाते हैं हम लोग, देखो इस प्रकार 2 कुंडलीकार। अरे नाग नागिन को गांव में लड़ते देखे हो ना, कहते हो कि अरे नाग नागिन लड़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके रहते हैं ना, दोनों आपस में बझौले रहना रसरी खाना, तो वही वाला है। बस थोड़ा सा ठूंठ बना दोगे हो जाएगा। तो नाग नागिन की तरह लड़ते हुए जो देखे हो ना बाबू, वही चीज है। वही समझ लो कि डीएनए के एकदम चित्र है, समझ लो। जब भी देखो नाग नागिन समझ जाना है डीएनए लड़ रहा है ससुरा दोटे, ठीक है ना। तो क्या है? इसी प्रकार इन्होंने बताया, किसने? वाटसन और क्रिक ने क्या बताया कि भाई साहब ये 2 कुंडलीकार संरचना है। कैसी है? 2 कुंडलीकार संरचना है। और भाई साहब डीएनए के बारे में और देख लो, इसमें 4 प्रकार के, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिख लो, डीऑक्सीराइबो
न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखो इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। देखो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है ना? 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के कौन कौन है बाबू? लिख लो इसी वक्त, लिखो 1 2 3 4। वो 4 कौन कौन है बाबू? तो लिखो पहला एडेनिन, थाइमिन, ऐसे लिखो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन, थाइमिन। ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं आरएनए के बारे में थोड़ा सा, तब उसके बाद दोनों से तुलना करने में अच्छा लगेगा। देखो आरएनए, देखो यह एक कुंडलीकार संरचना होती है। एक कुंडलीकार संरचना होती है। एक कुंडलीकार संरचना होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो बाबू, ये कैसा होता है? आरएनए कैसा होता है? एक कुंडली, मतलब ऐसे ही होता है। ठीक है ना? ऐसे करके होता है, मतलब एक सांप ससुरा ऐसा पोंछी बल पे खड़ा हो जाए तो समझ जाना वो एक कुंडली का संरचना होता है। दूसरा लिखो कि आरएनए का फुल फॉर्म लिखो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखो तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें भी 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। लिखो इसमें भी 4 प्रकार के, तीसरा पॉइंट, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के, इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, पाया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अब वो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं बाबू? लिख लेते हैं हम लोग यहीं पर। ठीक है, अब ये वाला मिटा देते हैं, हम लोगों का काम हो गया है खत्म। ठीक है ना? अब देखो 4 प्रकार के कौन कौन नाइट्रोजन क्षार है। देखो जो डीएनए में 4 है, 1 2 3 4, उसमें 3 का 3, ये 3 तो आरएनए में भी पाया जाएगा, लेकिन बस इसी के स्थान पे, थाइमिन के स्थान पे क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाएगा। लिखो आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं? तो पहला तो है क्या है? देखो एडेनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, गुआनिन भी होगा। तो पहला लिखो एडेनिन, गुआनिन और लिखो साइटोसिन, बस भाई साहब थाइमीन के स्थान पर क्या बदल जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो हो गया भाई 1 2 3 4। तो 4 इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार था, डीएनए में भी, और 4 आरएनए में भी नाइट्रोजनी क्षार था। देखो 3 तो दोनों में पाया जाता है, समान रूप से कॉमन है, बस थाइमीन के स्थान पर आरएनए में क्या आ जाएगा? यूरेसिल में बदल जाएगा। ये थाइमीन हट जाएगा, आरएनए में क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। डीएनए कैसी संरचना होती है? डबल हेक्सल होता है, और आरएनए कैसा होता है? एक कुंडलीकार संरचना होती है। कैसी होती है? एक कुंडलीकार संरचना होती है। अब देखो
इसके 4 नाइट्रोजन क्षार, उसके भी 4 नाइट्रोजन क्षार, केवल थाइमीन इसमें पाया जाएगा, उसके जगह पे यूरेसिल हो गया। बस इतना ध्यान में रखना है डीएनए का। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये है। अब देखो जो चीज आपने क्या बताया, एक एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। देखो एडेनिन का प्रतीक क्या होता है, ए। एडेनिन किससे दर्शाया जाता है, साइटोसिन को सी से, और गुआनिन को जी से, और थाइमिन को टी से। तो देखो ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ। ए हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, टी के साथ। और जी हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ। किसके साथ, जी के साथ। तो देखो जो हमारे डीएनए हैं, डबल हेक्सल हैं, इन्हीं पर ये क्या होते हैं, ऐसे प्रतीक के रूप में दिखते हो। ए किससे जुड़ेगा, हमेशा टी के साथ। जी हमेशा किसके जुड़े, जी किससे जुड़ेगा, सी के साथ। ए किससे जुड़ेगा, फिर टी के साथ। फिर ऐसे ऐसे करके ये संरचना बनता है बाबू, ठीक है ना, ऐसे करके संरचना बनता है। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, एक मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा। ए टी जी सी, ए टी जी सी, जी सी, ए टी जी सी, इसी प्रकार की संरचना होती है। अब देख लो, अब जो ये एक पेयर हो गया, एक पेयर बना, ये एक पेयर है बाबू, ठीक है ना, ये पूरा पूरा एक पेयर है, इसी को एक पेयर कहते हैं। इस पर जो एक पेयर है, इस पर किसी प्रकार की सूचना लिखा होगा। क्या होगा, सूचना होगा। अब देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा है ना, इधर इस वाले पेयर पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसे कहते हैं जंक डीएनए। क्या कहते हैं, जंक डीएनए। क्या कहते हैं, जंक डीएनए। डीएनए का वह भाग जिस पर किसी प्रकार का सूचना नहीं लिखा होता है, उसे कहते हैं जंक डीएनए। क्या कहते हैं, जंक डीएनए कहते हैं। अब ये जहां पर ये लेयर मिलेगा आपको भाई साहब, ये वाली स्थिति मिलेगी, वो कहलाता है कि डीएनए पर सूचना, ये किसी एक प्रकार की सूचना को दर्शाते हैं। क्या कहते हैं, किसी एक प्रकार की सूचना को दर्शाते हैं। क्या कहलाते हैं, किसी एक प्रकार की सूचना को दर्शाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जेनेटिक कहते हैं। ये जेनेटिक कोड कहते हैं। ये एक भाग को, जो एक प्रकार के ये भाग बना, इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। फिर ये भी जेनेटिक कोड होगा, फिर ये भी जेनेटिक कोड होगा। तो ये सब क्या है, जेनेटिक कोड है। ये सब क्या है, किसी न किसी प्रकार की सूचना को प्रदर्शित कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो लिखा है ना, ये अपने आप में एक सूचना को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जेनेटिक कोड कहते हैं। और यही जेनेटिक कोड क्या कहलाता है भाई साहब, जेनेटिक कोड किसको दर्शाते हैं, सूचना को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, सूचना को दर्शाते हैं। और यही सूचना क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। किस रूप में जाना जाता है, जीन के रूप में। किस रूप में जाना जाता है, जीन के रूप में। किस रूप में जाना जाता है, जीन के रूप में। अब यही जीन निर्धारित करेगा कि किसी बच्चे में बाल कैसे होंगे, बाल काला होगा या लाल होगा, नाखून कैसे होंगे, आंखों का रंग कैसा होगा भाई साहब, क्या होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, ये सब निर्धारित करने का काम कौन करता है भाई साहब। बाल भूरे होंगे, काले होंगे, या काला भूरा का मिक्सचर होगा भाई साहब। नाखून कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे। आंखों का रंग कैसा होगा, आंखें छोटी होंगी, बड़ी होंगी, अंगुलियां कैसे होंगी, ये सारा कुछ निर्धारित करने का काम कौन कर रहा है, यही जेनेटिक सूचनाएं जाती हैं जब दूसरे पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में। तो यही निर्धारित होता है कि भाई साहब इसका रंग, इसका कलर, इसकी आंखों का कलर, ये सब कौन निर्धारित करता है, यही निर्धारित करता है बाबू साहब, ठीक है ना। तो ये एक किसी प्रकार की सूचना को प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहते हैं जेनेटिक कोड। और इसी जेनेटिक कोड पर क्या लिखा होता है, सूचना, और उसी सूचना को कहते हैं हम लोग जीन। और इसी जीन से निर्धारित होता है कि बाल का कलर कैसा होगा, नाखून कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, भूरा होगा, काला होगा, छोटी होगी, बड़ी होगी, ये सारा कुछ कौन निर्धारित करता है, यही जीन के द्वारा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आरएनए के बारे में, उसमें थोड़ा सा पूछ लेता है। तो ये था, तो आपको ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये नहीं ध्यान में रखेंगे तभी चलेगा, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिए। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ये वाला चीज, कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षार होते हैं, ये सब कुछ आपको देखना होता है। अभी हमें पढ़ना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये सब कुछ अभी हम लोगों को पढ़ना है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो ये सारा अभी कुछ हम लोगों को अभी 10 मिनट के अंदर सब कुछ हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अपने अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं कोशिका को खत्म करने के।
अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आरएनए के बारे में। देखो आरएनए, आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है। ठीक है ना, 3 प्रकार के आरएनए होता है। ठीक है ना, देखो आरएनए 3 प्रकार का होता है। अब देखो एमआरएनए मतलब एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना, मैसेंजर आरएनए। आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि राइबोसोम का अर्थ क्या होता है। राइबोसोम का मतलब होता है कि ये प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। ट्रांसफर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए। अब देखो हमने बताया कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो अगर मान लो हमें किसी प्रकार का प्रोटीन निर्माण कराना है तो शरीर में सबसे पहले किसके पास जाएगा, डीएनए के पास। और डीएनए पे क्या लिखा होता है, सूचनाएं। सूचनाएं क्या लिखा होता है, डीएनए पर सूचनाएं लिखी होती है। अब भाई साहब ये डीएनए पर मान लीजिए किसी प्रकार की सूचना है तो डीएनए क्या करेगा, इस सूचना को किसके पास भेजेगा, सूचना को किसके पास भेजेगा, इस मैसेंजर एमआरएनए के पास भेजेगा। किसके पास, एमआरएनए। हे एमआरएनए तुम भावो हाई इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करो कि नाक गोल हो, आंखें चपटी हो, आंखें गोल हो, आंखें भूरी हो, बाल काला हो। तो ये सारी सूचनाएं कहां लिखा था, डीएनए पर। और उस प्रकार का प्रोटीन निर्माण करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, भाई साहब मैसेंजर आरएनए के पास जाना पड़ेगा। ये मैसेंजर आरएनए कहेगा भाई साहब डीएनए ने हमें सूचना दिया है, डीएनए ने हमें कहा है, आदेश दिया है कि हमें ये वाला काम कराना है। ठीका कौन दे रहा है, ठीका दिया मतलब सूचना कौन दिया, डीएनए ने। डीएनए ने क्या किया, अभी हमने आपको बताया कि ये डीएनए है। डीएनए पर क्या लिखा होता है, सूचना, जिसे क्या कहते हैं, अभी बताया है ना, डीएनए के पर लिखा होता है सूचना। उस सूचना के आधार पे क्या बनता है, बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, आंख की आकृति कैसी होगी, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये सारा कुछ कहां लिखा होता है, डीएनए पर। ये डीएनए कहेगा किसको, डीएनए को, डीएनए किसको कहेगा, एमआरएनए को, कि हे एमआरएनए तुम ये वाली सूचना पढ़ो और इस सूचना के आधार पे क्या करो, काम करो। तो भाई साहब ये है ठेकेदार, ठीका लेगा क्या करने का, काम कराने का। तो बताओ ये कोशिका का ठेकेदार कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका का ठेकेदार कहलाता है। कौन, एमआरएनए। कोशिका का मतलब एक तरह से सूचना कौन लिया, सूचना कौन लिया, मैसेंजर आरएनए, मतलब सूचना देने का काम करता है। उसके बाद जैसे एमआरएनए कहेगा कि ये वाला काम हमें कराना है तो सूचना मिल गया, डीएनए से सूचना मिल गया। अब डीएनए जाएगा राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम के पास क्या है, आरएनए के पास क्या है, राइबोसोम है। आरएनए के पास क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम है, हमने आपको अभी बताया, इसके जस्ट एक आधे घंटे पहले बताया है कि राइबोसोम के पास क्या है, राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन निर्माण करना। तो प्रोटीन निर्माण करने का काम कौन करता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम कहेगा एमआरएनए से, ए एमआरएनए हम प्रोटीन तो निर्माण कर देंगे लेकिन हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तो कच्चा माल हमारे पास नहीं है। जो तुम कह रहे हो कि काला बाल बनाना है तो काला बाल बनाने के लिए हमारे पास कच्चे माल की पर्याप्तता नहीं है। तो कहेगा कोई बात नहीं है, मैसेंजर आरएनए कहेगा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम टी, आपके बगल में टीआरएनए है ना, टीआरएनए है ना, उस टीआरएनए से हम कह देंगे जो जो जरूरत होगी वो सारा कुछ आपको ला करके दे देगा, सारा कुछ ला करके दे देगा। क्या करेगा, सारा कुछ ला कर दे देगा। तो काम करने का काम कौन कर रहा है, टीआरएनए। तो इस प्रकार इसे कहते हैं कोशिका का श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का श्रमिक कहते हैं, कोशिका का श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का श्रमिक कहते हैं। और ये कोशिका का ठेकेदार, कोशिका का ठेकेदार, ठेकेदार या संदेशवाहक लिख लो, या संदेशवाहक होता है, वाहक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सूचना का एक बार आपसे देखो, ध्यान से सुनना। अब जब ये सूचना, अब देखो ध्यान से, जब ये सूचना मिल गई राइबोसोम को, तो राइबोसोम कहा कि हमारे पास कच्चे माल नहीं है, तो कच्चा माल कौन ले आकर दे दिया,
ट्रांसफर आरएनए, मतलब वो श्रमिक ला करके सामान पहुंचा दिया। तो जब इसके पास सारा सामान आ जाएगा तो ये अच्छी मतलब प्रोटीन का निर्माण कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा, निर्माण कर देगा। अब देखो एक बार फिर से सुनो, थोड़ा सा क्रिटिकल है। देखो डीएनए था, डीएनए पर लिखा था सूचना, और उस सूचना के आधार पे बनाना था सामान। जैसे डीएनए पे लिखा है कि डीएनए पे मान लो लिखा है कि हमें काला बाल और सुनहरी आंखें बनाना है। दो तरह का सूचना लिखा है कि सुनहरी बाल, काले बाल और सुनहरी आंखें बनाना है। अब भाई साहब इस प्रकार की सूचना हमें डीएनए पर लिखी है। अब ये डीएनए की सूचना किसके पास गई? मैसेंजर के पास गया। किसके पास? मैसेंजर आरएनए के पास गया। अब मैसेंजर आरएनए लेकर गया, मैसेंजर आरएनए को ठीका मिल गया कि अब तुम्हें सुनहरे काले बाल और सुनहरे आंखें बनाना है। ये ठीका कौन ले लिया? एमआरएनए। अब एमआरएनए किसके पास जाएगा बनवाने के लिए भाई साहब? आरएनए के पास जाएगा। किसके पास? राइबोसोमल आरएनए के पास जाएगा, क्योंकि यही तो इसके पास ही तो फैक्ट्री है प्रोटीन निर्माण की। तो भाई साहब राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोमल आरएनए के पास जाएगा और कहेगा हे राइबोसोमल आरएनए, हमें काला बाल और सुनहरी आंखें बनाना है, काला बाल या सुनहरी आंखें बनवाना है। तो कहेगा ठीक है, राइबोसोम कहेगा ठीक है, हम बना तो देंगे लेकिन हमारे पास कच्चा माल नहीं है सुनहरी बाल बनाने के लिए और काले आंख बनाने के लिए हमारे पास कच्चा माल नहीं है। तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे बगल में ही तो ट्रांसफर आरएनए है, जो जरूरत होगी तुम कह दो, ये मेरा ही श्रमिक है। तो ये सारा सामान, कच्चा सामान ला करके इसको देगा, राइबोसोमल आरएनए को ला करके दे देगा। इसी वजह से इसे कहते हैं कोशिका का श्रमिक, इसे कहते हैं कोशिका का श्रमिक, और इसे कहते हैं संदेशवाहक या कोशिका का ठेकेदार। क्यों? ठेका ले रहा है बनवाने का, किस प्रकार का? प्रोटीन निर्माण कराने का, ठीक है ना। तो इस वजह से इसे कहते हैं कोशिका का ठेकेदार और संदेशवाहक। तो प्रोटीन निर्माण का काम कौन कर दिया? आरएनए। तो इस प्रकार आरएनए का भी काम हो गया खत्म, ठीक है ना। अब लिख लो एक चीज और लिख लो थोड़ा सा कुछ, अब लिखो विविध चीजें। ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब चैप्टर में कुछ चीजें बची हैं, बचा हुआ है, उसे देख लो। जैसे फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछता है। भारत में फिंगरप्रिंट के आविष्कार कौन किया था? जनक किसको माना जाता है? ये सारे क्वेश्चन पूछता है। फिंगरप्रिंटिंग संस्थान भारत में कहाँ पर है? ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बिना इसे, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ये कोशिका का ही पार्ट था, तो कोशिका का नॉर्मली सारा सेगमेंट खत्म हो गया। अब इसमें से थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो हमने क्या बनाया था? डीएनए। हमने क्या बनाया? डीएनए। तो डीएनए है ये, तो मान लो ATGC, AT ये है ना। तो आपने सुना होगा कि जब कोई रेप करता है, बलात्कार करता है, या मान लीजिए किसी माता पिता के बच्चे खो गए हों, तो उन माता पिता के बच्चों का असली वारिस खोजे, मतलब जब सूचना मिलती है कि असली वारिस मिल गया है, तो असली वारिस कैसे पता चलेगा? मान लीजिए बचपन में खोया था, अब मिल रहा है 25 साल बाद, तो कैसे पता चलेगा कि उन्हीं का औलाद है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा या रेपिस्ट का पता लगाने के लिए कि कैसे उनका ही डीएनए है इसमें, तो उस चीज का पता लगाने के लिए किसका विकास किया गया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? एलेफ जेफ्रेज ने। नाम था क्या? एलेफ जेफ्रेज, एलेफ जेफ्रेज ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? एलेफ जेफ्रेज ने किया था। और इसमें क्या होता है कि मान लो किसी ने रेप किया, तो रेप के दौरान क्या क्या मिल जाए? या तो उनके बालों का सैंपल मिल जाए, बालों का सैंपल मिल जाए, या तो उनके उसके शरीर पर खरोच, अगर लड़की ने खरोच मारा है तो नाखून में, ओकरे नख नाखून में क्या होगा? उसके चमड़ी कुछ रह जाएगा, उसके मांस कुछ ऐसे, मान लीजिए खरोचा मारता है ना, मान लीजिए ऐसे तो है नहीं, खरोचा मारेगा तो भाई साहब उसके कुछ अंश तो मिलेंगे ना, तो कुछ अंश मिल जाता है। मान लीजिए उसके मांस का कुछ भी पार्ट, उसके स्किन का कोई भी पार्ट अगर मिल जाता है तो उसकी स्किन के साथ, तो वो उससे भी क्या होता है? डीएनए, अगर भाई साहब रत्ती भर खून मिल जाए, रत्ती भर बाल मिल जाए, रत्ती भर मांस मिल जाए, तो भी आप क्या हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से पता चल जाएगा कि मतलब किसने रेप किया है। तो बालों का सैंपल मिल जाए, ब्लड का सैंपल मिल जाए, तो इस प्रकार इससे जांच किया जाएगा। और जांच के दौरान अगर ये सीरीज, मान लीजिए जांच में ये वाली सीरीज डीएनए का मिला,
और उस व्यक्ति के डीएनए में भी यही सीरीज सेम मिल जाती है, तो माना जाता है कि रेप इसी व्यक्ति ने किया है। तो माना जाएगा कि रेप इसी व्यक्ति ने, क्योंकि हर व्यक्ति के डीएनए का सीक्वेंसिंग अलग अलग तरीके से होता है। हर व्यक्ति का डीएनए मतलब डीएनए के जो अणु होते हैं, क्षार होते हैं, वो नाइट्रोजन क्षार अलग अलग रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार इन चीजों की जांच करने के लिए किसका विकास हुआ था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास हुआ था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कार किसने किया था, या जनक कौन है? एलेफ जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? एलेफ जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम था? एलेफ जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक थे। और एक पॉइंट और आपको लिखना है थोड़ा सा, एक और है, लिख लो, हाँ लिख लो। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक, लिखो, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह थे। लालजी सिंह थे। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? लालजी सिंह। और वैश्विक स्तर पर किसने किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार? तो ये थे। तो आपको ये आपको ध्यान में रखना है। और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहां पर है? डीएनए, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। तो ये था हमारा कुछ डीएनए के अलावा, और कुछ हम लोगों का बचा नहीं है शायद, एक बार देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट आपका बचा था, तो लगभग से हो ही गया है। बस एक 2-3 पॉइंट और लिख लो, लिखो लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है। लिखो, परिवर्तन, देखो, अगर डीएनए से डीएनए में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाता है? थोड़ा सा जगह और चाहिए हम लोगों को, एक ही साथ लिखा जाएगा। देखो, अगर डीएनए से डीएनए में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाता है? देखो, डीएनए से डीएनए में अगर परिवर्तन होता है तो क्या कहलाएगा? अगर डीएनए से आरएनए में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाता है? और आरएनए से क्या बन जाता है? लास्ट में हमने क्या बनाया था? प्रोटीन। प्रोटीन। डीएनए से सूचना चली थी, अगर मान लो डीएनए के पास गई तो क्या कहलाएगा? अगर डीएनए से आरएनए के पास गया था और आरएनए से क्या बन गया था? प्रोटीन। वही है, लेकिन कुछ इसके विशेष नाम रखे जाते हैं। देखो, अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो कहलाता है डुप्लीकेशन। क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन। क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन। क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन कहलाता है। अगर बाबू डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। अगर उल्टा हो गया, आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक चीज और देख लो पहले, उसे देखने से पहले आपने सुना होगा आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर नाम सुना होगा। कोरोना के दौरान कोरोना जांच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एग्जैक्ट जांच करने के लिए कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमित है या नहीं, उसके लिए हम क्या कराते थे? आरटीपीसीआर कराते थे। आरटीपीसीआर में क्या था भाई साहब? इसी वाले चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वायरस किसके बने होते हैं? आरएनए के। वायरस किसके बने होते हैं? वो आरएनए के। तो आरएनए से पहले उनका सीक्वेंसिंग डीएनए के रूप में किया जाता था, और इस रूप में कहलाता था क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वाला इस्तेमाल किया गया था किसमें? आरटीपीसीआर में। जैसे इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म क्या था?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां से लिया गया था? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि आरएनए से पहले डीएनए में चेंजिंग किया जा रहा था, उसके बाद वायरस की जांच हो रही थी। तो यही वाली जो इसमें जो आरटी इस्तेमाल किया गया था वो कहां से लिया गया था? इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का हिस्सा है। कौन सा? कोरोना जांच किसका हिस्सा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का ही एक पार्ट था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसका भाग था? इसी आरटीपीसीआर का। और आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है बाबू? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि आरटीपीसीआर किसके लिए कराया जाता था? कोरोना जांच के समय, कोरोना का जांच करने के लिए हम लोग आरटीपीसीआर कराते थे, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब देख लो, यहां तक हो गया। अब देखो, आरएनए से जब पूर्णतः अंतिम रूप में प्रोटीन बन जाता है तो वह कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डीएनए से डीएनए बनना डुप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए बनना डुप्लीकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ए भाई साहब, रिवर्स माने उल्टा, रिवर्स माने उल्टा। डीएनए से आरएनए बना दिए भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना दिए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बना दोगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बस सिंपल सा मतलब है। और आरएनए से अंतिम रूप से प्रोटीन बन जाएगा तो कहलाएगा ट्रांसलेशन। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पूछा था एक बार पीसीएस एग्जाम में, मेंस के पीसीएस एग्जाम के मेंस में। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूरी की पूरी प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा। एक बार पीसीएस एग्जाम में पूछा था कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो सेंट्रल डोग्मा कुछ नहीं बल्कि यही कहलाता है, डीएनए से डीएनए में परिवर्तित होना डुप्लीकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए में बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से डीएनए में बदलना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। यही प्रक्रिया थी और कुछ नहीं था। अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं। अंतिम है, अब देख लेते हैं बिना देरी किए हुए कोशिका के अंतिम पड़ाव पर। अब यही पढ़ करके हम लोग कोशिका को कर देंगे समाप्त, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक टिश्यू, डर्मिक, एपिडर्मिक, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम लोग कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि बूढ़े होते हैं तो हमारे चमड़ियां क्यों ढीली हो जाती हैं, क्यों एकदम झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है ना। क्यों काले होते हैं हम लोग, क्यों गोरे नहीं होते हैं हम लोग, सब कुछ उसी में पता चलेगा कि काला गोरा का भेद नहीं, फिर भी हम लोग काले ही हैं, हाँ ठीक है। तो उसमें पता चलेगा कि काला क्यों है, काला काला क्यों है, गोरा गोरा क्यों है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को पढ़ना होगा। अगला उत्तर है चैप्टर। अब देखो हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो कोशिका के विविध, डालो हेडिंग कोशिका। ये कोशिका का ही सब पार्ट था, कोशिका का अंतिम पड़ाव है। लिखो सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कोशिका। देखो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, कोशिका, सर्वाधिक पुनर्निर्माण वाली कोशिका, सर्वाधिक क्षमता, सबसे कम विभाजन, ठीक है। ये लिख लो। और कुछ पॉइंट इसमें बचे हैं, देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं दिख रहा है।
एक और है, कौन सा है? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तो देखो देखो कोशिका के अंदर अंतिम है, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सर्वाधिक पुनर्निर्माण की क्षमता मनुष्य में कौन सी कोशिका में होती है, सबसे कम कोशिका विभाजन मनुष्य में कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। तो ये सारे सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडा का। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा का, माइक्रोप्लाज्मा का। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा का। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु। ठीक है, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु होती है। और मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु होती है। क्या होता है, शुक्राणु। ठीक है, ठीक है, ये स्त्रियों में पाया जाता है और ये पुरुषों में पाया जाता है। सर्वाधिक पुनर्निर्माण की क्षमता कहां होती है, यकृत की कोशिकाओं में। कहां पर, यकृत की कोशिकाओं में होता है, यकृत की कोशिकाओं में होता है, कोशिकाओं में होता है। और सबसे कम न्यूरॉन कोशिकाओं में, ब्रेन में, एक तरह लिख सकते हो ब्रेन में, ब्रेन की कोशिकाएं या न्यूरॉन की कोशिकाएं। और सबसे लंबी कोशिकाएं भी कौन सी होती हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन की कोशिकाएं, ठीक है ना, ये होता है, आपको ध्यान में रखना। तो देखो, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सर्वाधिक पुनर्निर्माण की क्षमता यकृत की कोशिकाओं में। यकृत में जो अगर मान लो कोशिका विभाजन जो होता है, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहां पुनर्निर्माण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पुनर्निर्माण सर्वाधिक कहां पर होती है, किन कोशिकाओं में, तो यकृत की कोशिकाओं में सर्वाधिक पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। और सबसे कम ब्रेन में। माना जाता है कि जितने मतलब न्यूरॉन, मतलब ब्रेन की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ब्रेन की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं ना बाबू, ये क्या करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान। अब ये जो ब्रेन में हमारी न्यूरॉन कोशिकाएं हैं, ये क्या होती हैं कि ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जितने न्यूरॉन्स बच्चे में होते हैं, माना जाता है कि उतने न्यूरॉन वृद्धों में होते हैं। मतलब इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा कम बेसी नहीं होता है। अगर किसी कोशिका न्यूरॉन्स के क्षतिग्रस्त हो गया तो ये मानो कि तुम्हारे शरीर में सूचनाएं आदान प्रदान करने में समस्या आ सकती है। जैसे क्या करता है, कोई चिमोटी काटता है, तुरंत धांध मार देते हो ना बाबू। अगर न्यूरॉन की कोशिकाएं आपकी क्षतिग्रस्त हो गई है मान लीजिए, तो क्या करता है, सूचना सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। चिमोटी करा, ओ कोई काट रहा है क्या, कोई चिमोटी काटा है क्या। लेकिन क्या होता है, जब आपकी प्रॉपर न्यूरॉन काम करते हैं, जैसे चिमोटी का धांध मारते हो कि ससुर चिमोटी कैसे काट लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है ना, तो ये सारी होती है। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की ही होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये सारा हो गया आपका आज का टॉपिक हुआ खत्म। और उसके अलावा हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, क्या, अगला ऊतक शुरू करेंगे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। एक क्रम से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो बाकी आप लोगों का अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।